हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट होम साइंस। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के बारे में, और उसमें भी क्या कवर करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन क्या है, क्यों ज़रूरी होता है। तो अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन जो होता है किस लिए ज़रूरी होता है। तो रिप्रोडक्शन जो है स्पीसीज़ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, यानी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है। आप देखते हैं डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी देखते हैं, अब डिफरेंट उसकी एनिमल्स की है, प्लांट्स की हैं, अब डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज़ देखते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात कर लें, अब एक ह्यूमन तो प्रेजेंट नहीं है, कितने सारे ह्यूमंस को आप देखते हैं, है ना, मिलियंस में ह्यूमंस हैं। और अगर आप बात कर लें किसी भी एनिमल्स की बात कर लें, है ना, तो वो एक अकेला तो होता नहीं, कितनी लाखों संख्या में नंबर होते हैं उनके, है ना। तो अगर हम बात करें, एक तो क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज मिल जाएंगी आपको, प्लांट्स की भी, एनिमल्स की, है ना। प्लांट्स में भी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स मिल जाएंगे देखने के लिए। और अगर हम बात करें कि अगर एक स्पीसीज की बात करें, तो एक स्पीसीज में भी नंबर एक नहीं रहने का, है ना। कि अगर हम बात कर लेते हैं, किसी भी चीज़ की बात कर लेते हैं, अगर बैट की बात कर लेते हैं, तो बैट भी जो है वो आपको अकेली देखने के लिए नहीं मिलेगी, नंबर में मिलेगी, है ना, काफ़ी नंबर में मिलेगी वो देखने के लिए। तो ये कैसे पॉसिबल है कि इतनी सारी लाइफ जो है कैसे पॉसिबल है। तो वो रिप्रोडक्शन के मतलब वो 1 से 10 बन रही हैं, 10 से 100 बन रही हैं, वो कैसे बन रही हैं, रिप्रोडक्शन के थ्रू बन रही हैं। एक लाइफ प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन जो होता है कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए स्पीसीज की ज़रूरी होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है ना। तो इसलिए आप ऐसा नहीं है, कोई भी अगर आप प्लांट्स देख लीजिए, कोई भी एनिमल देख लीजिए, तो वो एक सिंगल तो अब उस नंबर में होता नहीं है। कि अगर हम बोलने लगे कि एक सिंगल ही ह्यूमन है, काफ़ी मिलियंस में ह्यूमंस घूमते हैं ना। तो उन जो ये है कि 1 से 100 बन रहे हैं, 10 बन रहे हैं, इतने नंबर बढ़ रहे हैं, वो किसकी वजह से पॉसिबल है, रिप्रोडक्शन की वजह से ही पॉसिबल है। और रिप्रोडक्शन ही ज़रूरी होता है स्पीसीज़ की मतलब जो कंटिन्यूटी है उसको बनाए रखने के लिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो अगर हम बात करें, इसको थोड़ा बुकिश को जो है ना उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले हम बात करते हैं। हाँ, रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ह्यूमंस जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और विविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं। विविपेरस ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, तो विविपेरस ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि वो यंग वंस को बर्थ देते हैं। तो दे गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, वो कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं, ठीक है। ओविपेरस मतलब जो क्या देते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ कि जो ह्यूमंस होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का मतलब होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअली, और विविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं। यानी आप देखते हैं कि कुछ मैमल्स तो विविपेरस होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं, ठीक है। तो विविपेरस का मतलब है जो कि बर्थ देते हैं यंग वन को, और ओविपेरस कौन से होते हैं, जो कि क्या करते हैं, अंडे, एग देते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन जो होता है एक इवेंटफुल प्रोसेस होता है, यानी इसमें बहुत सारे इवेंट होते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है क्या होते हैं, ये जो स्टेप हैं वो होते हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई एक प्रोसेस हुआ और काम खत्म, नहीं, इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो इवेंट में चलता है, स्टेप बाय स्टेप जो है चलता है, जिसके अंत में फिर क्या होता है, एक यंग वन का बर्थ होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की, तो सबसे पहले होता है गैमेटोजेनेसिस। अब हम समझ लेते हैं कि गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है। तो गैमेटोजेनेसिस, जैसे ही नाम से पता चल रहा है गैमेट, यानी यहाँ पे क्या होगा कि गैमेट का फॉर्मेशन होगा। यानी पहले जो होते हैं, जो पहला इवेंट होता है रिप्रोडक्शन का, जिसको गैमेटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है, उसमें क्या होता है, गैमेट बनते हैं। तो सबसे पहले क्या बनेंगे, गैमेट बनते हैं। यानी जो मेल है वो कौन सा गैमेट है, उसमें स्पर्म, और फीमेल में क्या है, गैमेट कौन सा है, कौन सा होता है, ओवम, ठीक है। तो oogenesis के द्वारा फीमेल में गैमेट फॉर्मेशन होगा, और स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा मेल के अंदर जो है गैमेट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं इंसेमिनेशन।
इंसेमिनेशन प्रोसेस में क्या हुआ कि अब गैमेट तो बन गए, लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे उनको ट्रांसफर किया जाएगा। यानी इंसेमिनेशन में क्या होता है कि ट्रांसफर होता है गैमेट का, यानी मेल बॉडी से जो है ट्रांसफर होता है गैमेट फीमेल बॉडी के अंदर। ठीक है, दोनों पेरेंट क्या करेंगे, देखो गैमेटोजेनेसिस में क्या हो गया कि दोनों पेरेंट को रेस्पेक्टफुल गैमेट बनाने पड़ेंगे। गैमेटोजेनेसिस में जबकि इसमें क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म बना और ओजेनेसिस के द्वारा ओवा बन गया। ठीक है, फीमेल के अंदर अब गैमेट बन गए। सेकेंड जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या होता है कि जो गैमेट है मेल का वो फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। थर्ड हुआ फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूजन हो गया। फोर्थ हो गया इम्प्लांटेशन, यानी फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट बनने के बाद क्या होगा इम्प्लांटेशन में कि जो जाइगोट बना वो फीमेल यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उस पर खुद से अटैच हो जाएगा और उसी को क्या कहा जाएगा, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, गेस्टेशन पीरियड चलेगा पूरे 9 मतलब जो 9 महीने का 280 डेज का हो गया। फिर पार्चुरेशन में क्या होगा कि जब गेस्टेशन मतलब पूरा फिटस फुली डेवलप हो जाएगा, जबकि वो रेडी हो जाएगा डिलीवर होने के लिए, तो पार्चुरेशन क्या होता है कि जब डिलीवरी हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, पार्चुरेशन कहा जाता है। तो ये इवेंट्स जो है फॉलो किए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, और लास्ट में क्या होता है, यंग वन का बर्थ होता है। तो सबसे पहले क्या इवेंट फॉलो किया, सबसे पहले गैमेट बने, फिर उनको फीमेल की बॉडी में एंटर कराया गया मेल बॉडी से, फिर फर्टिलाइजेशन फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट बनने के बाद जाइगोट जो है फीमेल यूट्रस की लाइनिंग पे क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे अटैच हो रहा है। उसके बाद गेस्टेशन पीरियड चला, गेस्टेशन 280 डेज का, फीटस फुली डेवलप हो गया, उसके बाद बेबी जो है डिलीवर हो गया, पार्चुरेशन। ठीक है, तो ये इवेंट थे जो कि फॉलो किए गए। ह्यूमंस जो होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं और विविपेरस होते हैं, यानी यंग वन को बर्थ देते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके पास 2 ऑर्गन होते हैं, एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अगर हम बात करें किसी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो उसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते ही होते हैं। तो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, टेस्टिस। वहीं अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कौन कौन सी आ जाती हैं, एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटिलिया। अब हम बात करते हैं कि भाई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब इनको प्राइमरी क्यों कहा गया, क्यों कहा गया। एक तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये गैमेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, यानी जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये किस में हेल्प कर रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, एक तो ये किस में हेल्प कर रहे हैं, रेस्पॉन्सिबल होती हैं जो टेस्टीज होती हैं वो गैमेटोजेनेसिस के फॉर्मेशन के लिए हेल्प, मतलब गैमेट जो है वो यहीं से बनेंगे, तो गैमेटोजेनेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दूसरा, ये सेक्स हार्मोन को रिलीज करती है। ठीक है, जो मेल सेक्स हार्मोन होता है उसको भी रिलीज करती हैं जो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, यहाँ से ही सेक्स हार्मोन का रिलीज होता है। और सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों, मतलब इनको प्राइमरी क्यों कहा गया, क्योंकि एक तो ये गैमेटोजेनेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं और दूसरा सेक्स हार्मोन को रिलीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। वहीं अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ना ही तो गैमेटोजेनेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं ना ही सेक्स हार्मोन को रिलीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ये क्या काम करते हैं, जो गैमेट बना ना, जो गैमेट बना उसको ट्रांसपोर्ट कराने में, यानी मैं यहाँ पे लिख दी हूँ देख लेना, गैमेट को क्या कराते हैं, ट्रांसपोर्ट कराना है। ठीक है, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड कराना, ये किसका काम होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या कर रहे हैं, गैमेट का ट्रांसपोर्टेशन, नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं। और जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि टेस्टिस है ये गैमेटोजेनेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसके साथ साथ सेक्स हार्मोन को रिलीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। वहीं अगर हम बात करें जो टेस्टिस होती हैं वो पेयर्ड होती हैं। ठीक है, पेयर होता है टेस्टिस का। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हाँ, और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है जिसको एक्सटर्नल जेनिटिलिया कहा, ये कौन होता है, पेनिस। क्लियर हुआ इतना, एक्सटर्नल जेनिटिलिया पेनिस होता है। तो भी हमने क्या पढ़ा, रिप्रोडक्टिव इवेंट के बारे में पढ़ा, विविपेरस ऑर्गेनिज्म देख लिया है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करी। अब आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि है टेस्टिस।
आज हम कवर करेंगे टेस्टीज के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो टेस्टीज है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो टेस्टीज जो होती हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होती है। सबसे पहले हम इनकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। जो टेस्टीज होती हैं वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती हैं, यानी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको स्कॉर्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब क्यों हूँ बाहर, क्यों है, ये रीज़न क्या है। तो अगर हम बात करें तो जो स्कॉर्टम मतलब जो मतलब स्पर्म बनाने के लिए, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर चाहिए। तो इसलिए जो है ये बाहर एक पाउच में प्रेजेंट होते हैं, जिसको कहा जाता है स्कॉर्टम। कौन? टेस्टीज। ठीक है, क्योंकि अगर ये बॉडी के अंदर रहेंगे तो इन्हें टेम्परेचर नहीं मिलेगा स्पर्म बनाने के लिए, तो ये किसी काम स्पर्म ही नहीं बनेंगे, है ना, क्योंकि टेम्परेचर बॉडी के से कम चाहिए। तो इसलिए इनको एब्डोमिनल कैविटी से मतलब बाहर रखा जाता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको स्कॉर्टम कहा गया। ठीक है, अगर हम बात करें, लेकिन अगर हम गेस्टेशन पीरियड की बात करें 7 मंथ की, तो उसमें क्या होता है कि जो ये टेस्टीज हैं, टेस्टीज का डेवलपमेंट तो एब्डोमिनल कैविटी में ही होता है, लेकिन क्या होता है, यानी 7 मंथ के बाद क्या होता है गेस्टेशन पीरियड में, जो एब्डोमिनल कैविटी से स्कॉर्टम में डिसेंड हो जाते हैं, यानी नीचे आ जाते हैं एब्डोमिनल कैविटी से, कहाँ पे आ जाते हैं, स्कॉर्टम में चले जाते हैं। ठीक है, स्कॉर्टम में चले जाते हैं, किस मतलब एब्डोमिनल कैविटी से स्कॉर्टम में जाते हैं। कौन? टेस्टीज। ठीक है, 7 मंथ गेस्टेशन के बाद डेवलपमेंट तो टेस्टीज का एब्डोमिनल कैविटी में होता है, लेकिन 7 मंथ के बाद ये स्कॉर्टम में चली जाती हैं। और किसके थ्रू जाती हैं स्कॉर्टम में? तो ये जाती है इंग्यूनल कैनाल के द्वारा। ठीक है, आगे देखेंगे कि इंग्यूनल कैनाल कैसी होती हैं, क्या होती हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं क्रिप्टोकिडिज्म। ठीक है, तो क्रिप्टोर्किडिज्म क्या होता है कि जब फेलियर हो जाता है टेस्टीज का, यानी एब्डोमिनल कैविटी से वो नीचे नहीं आ पाती हैं स्कॉर्टम में, उनका फेलियर हो जाता है, तो उसको कहा जाता है क्रिप्टोकॉर्डिज्म। और ऐसे में क्या होता है कि जो मेल, जब भाई टेस्टीज आई नहीं है एब्डोमिनल कैविटी से स्कॉर्टम में आई नहीं है, तो वो कैसे, तो स्पर्म बनाएंगे, तो वो स्पर्म भी नहीं बनेगा, मेल कैसे हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा, है ना। और ऐसे में क्या होता है कि उस पर्सन के, यानी उस मेल के जिसकी टेस्टीज आने में एबल नहीं होती हैं, स्कॉर्टम में नहीं आ पाती हैं, किसी कारणवश फेलियर हो जाता है, तो उस मेल में हाई चांस होते हैं कैंसर के भी। ठीक है, और स्पर्म तो बनेंगे ही नहीं। फिर अगर हम बात करें कैस्ट्रेशन, कैस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब टेस्टीज को रिमूव ही करा दिया जाता है तो उसको बोलते हैं कैस्ट्रेशन। और जब आप क्या करेंगे कि जब टेस्टीज का रिमूवल हो गया है, तो क्योंकि टेस्टीज ही क्या बना रही थी, गैमेटोजेनेसिस में हेल्पफुल है ना, और क्योंकि स्कॉर्टम में ही क्या बनते हैं आपके टेस्टीज के अंदर ही क्या बन रहा था, स्पर्म फॉर्मेशन हो रहे थे ना, तो स्पर्म बनेंगे। अब जब टेस्टीज रिमूवल हो गए तो टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन भी रिलीज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक आते हैं वो भी डेवलप नहीं हो पाएंगे, जब क्या हो जाएगी, टेस्टीज का रिमूवल कर दिया जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो टेस्टीज जो होती हैं एब्डोमिनल कैविटी से बाहर रखी जाती हैं पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको स्कॉर्टम कहा जाता है। क्यों रखी जाती है? क्योंकि स्पर्म बनाने के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बॉडी से कम चाहिए, इसलिए बॉडी के अंदर नहीं रखी जाती हैं। डेवलपमेंट एब्डोमिनल कैविटी में ही होता है टेस्टिस का, लेकिन गेस्टेशन पीरियड में 7 मंथ के बाद इन स्कॉर्टम में आ जाती हैं ये इंग्यूनल कैनाल के द्वारा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं टेस्टीज की लेयर की। ठीक है, टेस्टीज की अगर हम बात करें तो जो टेस्टीज हैं उनको क्या करके रखती हैं, बहुत सारी लेयर जो है क्या करके रखती है, सराउंड करके रखती हैं। किसको? टेस्टीज को। ठीक है, टेस्टीज जो होती हैं, अभी डायग्राम देखना आप, टेस्टीज को बहुत सारी लेयर कवर करके रखती हैं। तो अगर हम बात करें ट्यूनिका, ट्यूनिक वजाइनलिस, ठीक है, जो ट्यूनिक वजाइनलिस है ये जो है आउटर मोस्ट लेयर होती है टेस्टीज की। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें ट्यूनिक एल्ब्यूजिनिया, तो ट्यूनिक एल्ब्यूजिनिया जो होती है मिडल लेयर होती है जो कि टेस्टीज को कवर करके रखती है, और ट्यूनिक वेस्कुलोसा जो होती है ये इनर मोस्ट लेयर होती है।
इतना क्लियर हुआ? तो कितनी लेयर होती हैं टेस्टिस में? 3 लेयर होती हैं, ट्यूनिक वेजाइनलिस, ट्यूनिक एल्ब्यूजिनिया और ट्यूनिक वेस्कुलोसा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो टेस्टीज हैं। अभी हमने बात करी कि वो स्कॉटम पार्शल स्ट्रक्चर में पैक होती हैं। टेस्टीज को टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी से कम चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए। वहीं अगर हम बात करें, ये ओवल शेप में होती हैं टेस्टीज। इनकी जो लंबाई है वो 4 से 5 सेंटीमीटर की होती है और जो विड्थ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब हम बात करें, अब इसमें क्या कह रहा है कि जो इनग्यूनल कैनाल है वो ही क्या करती है, टेस्टिस को एब्डोमिनल से स्कॉटम में आने में हेल्प करती है, मदद करती है। देखो ये आपको क्या दिखाई गई, इनग्यूनल रिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, दिखाई दी। और ये क्या दिखाई दे रहा है, इनग्यूनल कैनाल, ये जो दिखाई दे रही है। यहां से ये क्या हो रही है, अनडिसेंडेड टेस्टाइल, मतलब ये अभी आई नहीं है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ना यहाँ पे, ये टेस्टीज मतलब डिसेंड नहीं हुई है अभी। और ये जो टेस्टीज आपको दिखाई दे रही है यानी ये डिसेंड हो गई है ना। ये तो डिसेंडेड जो टेस्टीज मतलब आ गई है स्कॉटम में वो दिखाई दी है, और ये मतलब इनग्यूनल कैनाल से आ रही है वो दिखाई दी है यहाँ पे। ठीक है, यानी यहाँ पे तो दिखाई दे रही है कि मतलब जो आ रही है इनग्यूनल कैनाल से, और ये डिसेंडेड मतलब यहाँ पे जो है ये आ गई है कौन, टेस्टीज। तो जो इनग्यूनल कैनाल होते हैं, ये जो कैनाल है इस तरीके से दोनों तरफ होते हैं। यहाँ से जो होती हैं टेस्टीज एब्डोमिनल से कहाँ पे आती हैं, स्कॉटम में आती हैं। इतना क्लियर हुआ? अब जब आ गई भाई जो ये इनग्यूनल कैनाल है, जब यहाँ से जो टेस्टीज हैं वो स्कॉटम में आ जाती हैं, मतलब टेस्टीज एब्डोमिनल से स्कॉटम में आ जाती हैं, तो क्या होता है कि सारी इनग्यूनल कैनाल में एक जो है फाइब्रस कोट बनता है। ठीक है, फाइब्रस कोट फॉर्म होता है, जिसमें क्या होता है, फाइब्रस कोट बना। और फाइब्रस कोट में क्या होता है कि जो वास एफ्रेंशिया है और जो ब्लड वेजल्स हैं उस कोट से क्या होती है, बॉडी में एंटर करती हैं। ठीक है, जो मतलब ये जो इनग्यूनल कैनाल है, इस तरीके से ये इनग्यूनल कैनाल है, तो इसके अंदर जो होती हैं इस तरीके से फाइब्रस कोट बनता है, और जो सारी जगह होती है वो कनेक्टिव टिश्यू से भरी हुई होती है। लेकिन जहाँ पे फाइब्रस कोट बनी उसमें नहीं भरे हुए होते, उसके बाहर सब कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। लेकिन जो फाइब्रस कोट बनी, जिसको आप स्पर्मेटिक कोट के नाम से भी जानते हैं, उसमें ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होंगी जो कि बॉडी के अंदर जाएंगी। तो अगर पूछा गया कि कनेक्शन कौन बनाता है, एब्डोमिन मतलब जो कनेक्शन है स्कॉटम और एब्डोमन के बीच में कौन बनाता है, इनग्यूनल कैनाल ही बनाती है। ठीक है, अब हमने इतनी बात कर ली कि जो टेस्टीज होती हैं वो 3 लेयर से कवर होती हैं, है ना। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा और ट्यूनिक वजाइनलिस। हमने बात कर ली ओवल शेप में होती है, इनकी लेंथ कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है, लोकेशन कहाँ होती है, क्यों होती है बॉडी के बाहर, और कौन उनको हेल्प करता है एब्डोमिनल से स्कॉटम मिलाने में, इनग्यूनल कैनाल, ये भी पढ़ लिया। इनग्यूनल कैनाल मतलब जब उसमें से डिसेंड हो जाती है टेस्टिस, उसके बाद उसमें से एक फाइब्रस कोट निकलती है, और उस कोटिंग में क्या होता है, वास एफ्रेंशिया और ब्लड वेजल्स होती हैं जो कि बॉडी के अंदर जाती हैं, और जो और बचे हुए हिस्सा होता है उसका, उसमें कनेक्टिव टिश्यू फिल हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें जो टेस्टीज होती है, उसके पास 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोला जाता है। अब ये जो कंपार्टमेंट बने जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला जाता है, ये आपने लेयर पढ़ी थी टेस्टीज की जिसका नाम है ट्यूनिक एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिक एल्ब्यूजिनिया ही अंदर की तरफ क्या होती है, फोल्ड होती है और 250 कंपार्टमेंट बनाती है, जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के नाम से जाना जाता है। और ये जो लोब्यूल होते हैं इनके अंदर भी हाईली कोइल्ड ट्यूब्यूल होती है जिसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के नाम से जाना जाता है, जिसकी संख्या कितनी होती है, 1 से 3 होती है। ठीक है, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसकी संख्या 1 से 3 होती है, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होती है, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या है, प्रेजेंट होती है। अब हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि कैसे कैसे बनाए। देखो सबसे पहले ये जो टेस्टीज को कवर कर रही थी लेयर ट्यूनिक एल्ब्यूजिनिया, ये अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है और इस तरीके से ये कंपार्टमेंट बना रही है। ये दिखाई दिए, ये इस तरीके से कंपार्टमेंट बना रही है और 250 कंपार्टमेंट बन जाते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल के नाम से जाना जाता है, जो कि 250 होते हैं कंपार्टमेंट। फिर हर एक लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। ये जो आपको दिखाई दे रही हैं ये क्या है,
सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, ये आपको दिखाई दे रही है ना। देखिए, एक मिनट रुको, देखो ये जो इस तरीके से ये हुई ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो कि अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है। इतना क्लियर हुआ। अगर हम बात करें तो ये जो अंदर की तरफ है ये आपको क्या दिखाई दे रही है, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। अभी हमने बात की कि हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होंगी। तो ये अभी हमने एक एक ही बनाई है, लेकिन 1 से 3 संख्या में हो सकती हैं। तो अभी हम हर एक लोब्यूल में एक एक ही सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल बना रहे हैं। अब इस तरीके से ये अंदर क्या बन रही है, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल बन रही है जिनकी संख्या 1 से 3 दिखाई दे रही है। इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करें ट्यूब्यूल जो है ये ट्यूबाई रेक्टाई, ये क्या है, ये जो आपको ये ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं जो अपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाई, ये जो आपको दिखाई दे रही हैं ट्यूब, इनको ही बोला गया है ट्यूबलाई रेक्टाई। क्या बोला गया है, इन्हीं को ही बोला गया है ट्यूबाई रेक्टाइल। ठीक है। अब इसके बाद ये जो सारी ट्यूबलाई रेक्टाई हैं ये एक साथ कनेक्ट हो रही हैं। ठीक है, यानी ये अब क्या हो रही हैं, ये सारी जो ट्यूबाई रेक्टाई हैं ये एक साथ ज्वाइन होकर एक नेटवर्क बना रही हैं जिसको क्या कहा जाता है, रेटी टेस्टिस। किसके नाम से जाना जाता है, रेटी टेस्टिस के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम बात करें, यानी जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल है ये ही होता है स्पर्म प्रोडक्शन की साइट, यानी सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, स्पर्म बनते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब जब यहाँ पे स्पर्म बनते हैं तो फिर ये कहाँ पे जाते हैं, रेडी टेस्टिस के पास। फिर ये आपकी बॉडी से देखते हैं कैसे कैसे बाहर जाते हैं। अब आगे डायग्राम देखते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, जब ये आपका सारा क्या बन गया, रेटी टेस्टिस बन गया। अब यहाँ से भी छोटी छोटी जो होती हैं, क्या होती हैं, यहाँ से जो है डक्ट ओरिजिनेट होती हैं जिनको कहा जाता है वासा एफ्रेंशिया। किसके नाम से जाना जाता है, वासा एफ्रेंशिया के नाम से जाना जाता है। और ये सारी डक्ट मिलकर एक साइड जॉइंट होकर एक हाईली कोइल्ड क्या बनाती हैं, एपिडिडाइमस। ठीक है, यानी ये सारी डक्ट मतलब मिलके और मतलब सारे वास एफ्रेंशिया जुड़े और कोइल डक्ट बना दी जिसका नाम है एपिडिडाइमस। ठीक है, यहाँ देखिए ये सारे ही तो जो वास एफ्रेंशिया हैं ये सब जुड़े और इन्होंने हाईली कोइल डक्ट बना दी जिसका नाम है एपिडिडाइमस। ठीक है, जिसे क्या कहा गया, एपिडिडाइमस। अब ये एपिडिडाइमस बनी। अब एपिडिडाइमस के भी 3 हिस्से हैं। सबसे ऊपर वाले को क्या कहा गया, कैप्यूट, बीच वाले को कॉर्पस और थर्ड वाले को कोडा, सबसे लास्ट वाला है। उसके बाद ये जो आगे बना ये क्या बना, वास डेफरेंस। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है इसको किसके नाम से जानेंगे, वास डेफरेंस के नाम से। क्लियर हुआ। तो अब यहाँ से स्पर्म आते जाएंगे वास एफ्रेंशिया से एपिडिडाइमस में, फिर ये वास उसमें जाएंगे और फिर बॉडी के अंदर जो है पेनिस तक ये पहुंचते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब आप देख पा रहे होंगे कि जब हमने बात करी टेस्टिस के अंदर, ये जो है टेस्टिस के अंदर ही है, क्योंकि जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं वो टेस्टिस के अंदर ही कंपार्टमेंट होते हैं 250, जिसको ट्यूनिक एल्ब्यूजिनिया, तो ये टेस्टिस के अंदर ही हैं। अगर आप बात करें कि टेस्टिस के अंदर कौन कौन सी डक्ट प्रेजेंट हैं, तो आप देख पाएंगे कौन कौन सी डक्ट प्रेजेंट है। एक तो ये ट्यूबली रेक्टाई, रेटी टेस्टिस, यही तो है। और इसके साथ साथ ये डक्ट जो है प्रेजेंट है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट, एक डक्ट और प्रेजेंट है जिसका नाम है वोसा एफ्रेंसिया। तो वोसा एफ्रेंसिया का जो इनिशियल पार्ट है ये वाला जो यहाँ से ज्वाइन हो रहा है, ये भी डक्ट जो है टेस्टिस के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं, जिसको डक्टाइल एफ्रेंसिस के नाम से जाना जाता है। DUCTULI, डक्टाइल एफ्रेंसिस। डक्टाइल एफ्रेंसिस क्या होती हैं, ये इनिशियल पार्ट होता है वासा एफ्रेंसिया का। क्लियर। अब जब अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी डक्ट हैं जो कि एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट है, मतलब टेस्टिस के बाद हैं, तो वो कौन कौन सी हैं, वासा एफ्रेंशिया। तो कौन कौन सी हैं वो, वासा एफ्रेंशिया है, इसके साथ साथ एपिडिडाइमस है और यहाँ पे है वास डेफरेंस। तो ये सारी डक्ट ऐसी हैं जो कि टेस्टिस के बाहर हैं, इनको एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम के नाम से भी जाना जाएगा।
अगर आप बात करें कि जो स्पर्म है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बने, रेटिटेस्टिस में आए, फिर वास एफ्रेंशिया में आए, फिर एपिडिडाइमस में आ गए। ये जो एपिडिडाइमस है, यहाँ पे जो स्पर्म की जब स्पर्म आते हैं तो वो स्टोर होते हैं टेम्परली, और ठीक है, टेम्परली स्टोर होते हैं, और इसके साथ साथ क्या होता है, इनको मैच्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एपिडिडाइमस की, तो एपिडिडाइमस टेम्पररी स्टोरेज करती है स्पर्म का, और स्पर्म को फंक्शनल मोटिलिटी भी जो है, फंक्शनल मैच्योरिटी जो है प्रदान करती है। कौन? एपिडिडाइमस। क्लियर हुआ? अब आगे देखिए, ये देखिए स्ट्रक्चर टेस्टीज की। तो अभी हमने बात करी थी कि जो टेस्टीज होती हैं उनके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल बनते हैं, कि जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है वो इनवेजिनेट होती है, यानी अंदर की तरफ फोल्डेड होती है और कंपार्टमेंट बनाती है 250, ये दिखाई दिया। ट्यूनिका वजाइनलिस, ठीक है, और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये सब जो है लेयर हैं जो कि सराउंड करके रखती हैं टेस्टीज को। उसके साथ हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में पढ़ा था, जो कि क्या अंदर की तरफ ये जो ट्यूब्यूल दिखाई दे रही हैं, ठीक है, ये 1 से 3 संख्या में हो सकती हैं। फिर उसके बाद अंदर की तरफ आप क्या देखते हैं, इनके बाद जो होती है क्या बनती है, क्या बन रहा था इसके बाद, जो ये ट्यूब्स हैं, ये जो मिलके क्या बना रही हैं, इनको ट्यूब को कहा गया है ट्यूबली रेक्टाइल। ट्यूबली रेक्टाइल के बाद ये सारी जो ट्यूबली रेक्टाइल हैं एक साथ मिलके क्या बनाती हैं, रेटिटेस्टीज। रेटिटेस्टीज के बाद एक डक्ट निकलती है जो कि क्या कहलाती हैं, वास एफ्रेंशिया। वास एफ्रेंशिया, वास एफ्रेंशिया के बाद क्या होता है, हाँ, ये जो एफ्रेन डक्टलस है, इसको क्या कहा जाता है, कि जो इनिशियल पार्ट होता है वास एफ्रेंशिया का, उसको एफ्रेन डक्टलस के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद जो है एपिडिडाइमस बन जाता है वास डेफरेंसिस के बाद, क्योंकि वास डेफरेंस जितनी डक्ट मतलब बनी, सारी वास एफ्रेंशिया मिलकर क्या बना देते हैं, मतलब एपिडिडाइमस बना देते हैं। एपिडिडाइमस में हमने बात की थी कॉर्पस, कोडा और कॉपट, यही तो बात की थी 3 हिस्सों की। इसमें दे रखा है हेड, बॉडी और टेल, ये दे रखे हैं ना, हेड, बॉडी, टेल, ये 3 हिस्से हैं जो हमने एपिडिडाइमस के अपने डायग्राम में पढ़े थे पीछे। इतना क्लियर हुआ? यहां से स्पर्म बनते बनते ये इस तरीके से आते हैं बाहर, ठीक है, और फिर ये एपिडिडाइमस से वास डेफरेंस में होते होते बॉडी तक पहुंचते हैं। अब एपिडिडाइमस क्या करता है, टेम्परली स्टोर करता है स्पर्म को कोडा एपिडाइमिस से, जो कि एक पार्शियली कोइल ट्यूब है, मतलब कोडा से जो है इसको लेता है। फिर उसके बाद वास डेफरेंसिस असेंड अप टू एब्डोमिनल थ्रो इंग्यूनल कैनाल। अब क्या हुआ, सुनो, कि जो वास डेफरेंस है, जब एपिडिडाइमस के बाद है वास डेफरेंस, वो ऊपर की तरफ असेंड होती है और एब्डोमिनल पे और इंग्यूनल कैनाल के थ्रू जो है असेंड होती है, और वो यूराइनरी ब्लैडर को लूप कर लेती है और इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है सेमिनल वेसाइकल का सिक्रेशन को रिसीव करके। अब देखते हैं इसका डायग्राम। अब ये देखिए, हमने एपिडिडाइमस तक क्लियर हो गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये वास डेफरेंस बना। वास डेफरेंस के बाद कहाँ पे गई ये, वास डेफरेंस के बाद इसने यूराइनरी ब्लेडर को लूप करा, यूराइनरी ब्लेडर को लूप कर लिया, ठीक है, 2 टेस्टीज हैं दोनों की तरफ से, है ना। तो इसने क्या करा, यूराइनरी ब्लेडर को लूप कर लिया। लूप करने के बाद क्या हुआ, इसने सेमिनल वेसाइकल का सिक्रेशन लिया। ये आपको 2 पत्ती जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, तो ये सेमिनल वेसाइकल होती हैं, जो कि 2 होती हैं, ठीक है। ये जो सेमिनल वेसिकल हैं, ये कितने उसमें होती हैं, 2 होती हैं, ये अकेली नहीं होती हैं, 2 होती हैं। जब ये इसकी सिक्रेशन ले लेता है तो क्या कहलाता है, इजैकुलेटरी डक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी अब ये आप कंसीडर करके चलें कि आपका क्या आ रहा है, मतलब सॉरी, इसमें क्या आ रहा है कि स्पर्म आ रहा है, ठीक है, वास डेफरेंस में आया, वास डेफरेंस ने क्या करा, लूप हुआ यूराइनरी ब्लेडर को, फिर उसके बाद सेमिनिकल वेसाइकल की सिक्रेशन ली, और जिसके बाद वो क्या कहलाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड आई, प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रेशन, फिर उसके बाद कोपर्स ग्लैंड, हाँ, ये जो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसको काउपर्स ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। उसकी सिक्रेशन लेता है, उसके बाद यूरेथ्रा में आता है, और उसके बाद जब जो है ये पेनिस के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है क्या होता है, स्पर्म का
फॉर्मेशन तो कहाँ पे हुआ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, और होते होते हुए इस तरीके से जो इसका पाथवे है। कहने का मतलब ये है। अब हम देखते हैं कि जो है, अभी हमने बात करी कि जो स्पर्म बनता है वो टेस्टिस के अंदर, जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं उसके अंदर, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उसके अंदर बनते हैं। अब जो फेरल ट्यूब्यूल है, अब हमने इसको एक इसका हिस्सा निकाल के देखा है कि उसके अंदर क्या क्या दिखाई देता है। तो अगर हम बात करें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, तो उसका हमने सेक्शन करके देखा है ना। तो इसमें हमने क्या देखा कि आपको दो तरह की इसमें सेल दिखाई देंगी। एक सेल तो आपको दिखाई दे रही है स्पर्मेटोगोनिया, जो कि क्यूबॉइडल होती है नेचर में और डिप्लॉइड होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसको मदर सेल कहा जाता है स्पर्म का, मदर सेल ऑफ स्पर्म, ठीक है। जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहा जाता है, मदर सेल कहा जाता है स्पर्म की, क्यूबॉइडल होती है नेचर में, ठीक है। क्यों कहा जाता है मदर सेल, क्योंकि यहीं से जो होती है स्पर्म बनते हैं, ठीक है। वही अगर हम बात करें, दूसरी सेल आपको दिखाई दे रही है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल जो होती है नर सेल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो स्पर्म बने उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। अब आप देख रहे होंगे कि स्पर्मेटोगोनिया ने क्या करे, अपने स्पर्म बना दिए यहाँ पे। अब ये जो स्पर्म होते हैं ना, ये अपना सिर जो होते हैं सर्टोली सेल में घुसा लेते हैं। सर्टोली सेल में क्यों घुसा लेते हैं, ताकि इन्हें नरिशमेंट मिलता है, क्योंकि नरिशमेंट प्रोवाइड कौन करता है, सर्टोली सेल करती है। अब आप बीच में एक स्पेस देख पा रहे होंगे जिसको कहा गया है इंटरस्टिशियल सेल या इंटरस्टिशियल स्पेस। इसमें जो होती हैं, जो सेल प्रेजेंट होती है, इनको लाइडिंग सेल के नाम से जाना जाता है। किनको क्या कहा जाता है, लाइडिंग सेल के नाम से जाना जाता है। ये क्या करती हैं, टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करती हैं, यानी मेल सेक्स हार्मोन होती हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सर्टोली सेल के बारे में। अब जो सर्टोली सेल होती है, इनको नर्व सेल कहा जाता है, सस्टेंटाकुलर सेल के नाम से भी इनको जाना जाता है। सबसे पहले इनका काम क्या होता है, सबसे पहले जो होती हैं, ये एक तो नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं स्पर्म को, जो कि स्पर्मेटोगोनिया से बनते हैं। रिलीज एएमएफ, एएमएफ का मतलब होता है एंटी मुलेरियन फैक्टर। क्या मतलब होता है, एंटी मुलेरियन फैक्टर, एंटी मुलेरियन फैक्टर के नाम से इसको जाना जाता है। एंटी मुलेरियन फैक्टर मतलब जब एक्स वाई कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, तो वो क्या करेगा, मेल डक्ट, कोई भी जब डक्ट सिस्टम बनता है तो उसके लिए, जैसे कि फीमेल डक्ट सिस्टम के लिए मुलेरियन फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है, वहीं अगर हम बात करें, मतलब मुलेरियन डक्ट रेस्पॉन्सिबल होता है, वहीं अगर हम मेल डक्ट सिस्टम की बात करें तो उसके लिए वोल्फियन डक्ट रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो सर्टोली सेल हैं, ये एएमएफ क्यों रिलीज करती हैं, एंटी मुलेरियन फैक्टर, क्योंकि मुलेरियन जो होता है वो क्या करता है, फीमेल डक्ट सिस्टम बनाता है। लेकिन जब किसी के पास एक्स वाई कॉन्स्टिट्यूएंट है तो उसका तो मेल डक्ट सिस्टम बनना चाहिए, तो जिससे ये मुलेरियन डक्ट मतलब ना बना पाए, तो इसलिए रिलीज करती है एमएफ एंटी मुलेरियन डक्ट, ठीक है। मतलब मुलेरियन को ग्रो करने से रोकती हैं, क्योंकि हमें तो मेल चाहिए, क्योंकि एक्स वाई कॉन्स्टिट्यूएंट है तो मेल डक्ट सिस्टम। फिर हम बात करते हैं कि जो सर्टोली सेल होती हैं वो एबीएफ को रिलीज करती हैं। एबीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर। एबीएफ की फुल फॉर्म क्या है, एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर, बाइंडिंग फैक्टर, क्लियर है। अब इनका क्या काम है कि जब हमने सर्टोली का मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जब डायग्राम देखा था, इसका सेक्शन देखा था, तो हमने पाया था कि उसमें 2 टाइप्स की सेल थी, और थर्ड हमने इंटरस्टिशियल स्पेस पाया था जिसमें लाइडिंग सेल प्रेजेंट थी, और वो क्या कर रही थी, टेस्टोस्टेरोन को सिक्रेट कर रही थी, जो कि मेल सेक्स हार्मोन है। अब जो टेस्टोस्टेरोन है उसको जो है वहां से लाती कौन है, सर्टोली सेल है, जहाँ पे वो सिक्रेट हो रहा था, यानी इंटरस्टिशियल स्पेस से, ठीक है। यानी लाइडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन को लाती हैं, कंसंट्रेट करती हैं, और उसको कंसंट्रेट कर देती हैं लाकर, कौन, सर्टोली सेल। फॉर्म्स ब्लड टेस्टिस बैरियर। सर्टोली सेल इसके साथ साथ जो स्पर्म है उसको इम्यून सेल से बचा के रखती हैं। जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसके अंदर इम्यूनोलॉजिस्ट सेल भी पाई जाती हैं, और उनसे बचाकर भी सर्टोली सेल रखती हैं स्पर्म को, क्योंकि जो स्पर्म होता है वो प्यूबर्टी मतलब मैच्योरिटी के बाद बनता है, लाइफ टाइम से तो होता नहीं है बॉडी के अंदर। तो जब वो बनता है तो जो वो सेल हैं वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती हैं स्पर्म को, और उससे मतलब बचा के रखने का काम कौन करती हैं, सर्टोली सेल करती हैं,
ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इम्यून सेल हैं जो कि इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होती हैं वो इसको फॉरेन समझती हैं, फॉरेन बॉडी समझती हैं, जिसकी वजह से वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती हैं। तो ताकि वो अटैक ना कर दे, उसको डिस्ट्रॉय ना कर दे, उससे बचाने का काम भी कौन करती हैं? सर्टोली सेल ही करती हैं। ठीक है, तो सर्टोली सेल क्या कर रही है? जो स्पर्म बना उसको नरिशमेंट प्रोवाइड भी कर रही है, इसलिए इसको नर्स सेल भी कहा गया। और इसके साथ साथ स्पर्म को बचा के रखती है इम्यून सेल से। और जो सर्टोली सेल हैं वो एंटी मुलेरियन फैक्टर, मतलब मुलेरियन को ग्रो नहीं करने देती हैं, और जो है एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर को भी रिलीज करती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो अब हम चलते हैं एनसीईआरटी की तरफ। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कवर कर लिया है? पूरा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कंप्लीट कर लिया है, जो कि क्या था? टेस्टिस था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हमने क्या क्या पढ़ा था? एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बारे में, एसेसरी डक्ट और ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले हम यूरेथ्रा को समझ लेते हैं और एसेसरी डक्ट, ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटिलिया को इसके बाद कवर करते हैं। यूरेथ्रा क्या है? अगर नॉर्मल बात की जाए तो यूराइनरी ब्लेडर से क्या निकलती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, उसी को तो क्या बोला जाता है? जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती हैं, यानी जो यूराइनरी ब्लेडर से जो डक्ट आती हैं, उन्हीं को ही यूरेथ्रा बोला जाता है। लेकिन अगर हम मेल की बात करें तो यूरिन और सीमेन का कॉमन पाथवे होता है यूरेथ्रा, मतलब यूरेथ्रा के थ्रू फ्लो होता है यूरिन का भी, इसके साथ साथ सीमेन का भी। सीमेन क्या है? सीमेन क्या है? स्पर्म है प्लस जितनी भी डक्ट हैं उनका सीक्रेशन है, प्लस ऑल डक्ट सीक्रेशन, वो क्या कहलाता है? सीमेन कहलाता है। ठीक है, तो यूरेथ्रा जो है मेल की अगर हम बात करें तो ये सीमेन का और यूरिन का दोनों के कॉमन पाथवे है, दोनों के फ्लो का। अगर हम बात करें तो मेल में जो होता है ये कैसा होता है? लॉन्गर होता है, यानी 20 सेंटीमीटर होता है। इसके साथ साथ जो यूरेथ्रा होता है वो प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको काउपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है, इनकी सीक्रेशन को रिसीव करता है। ठीक है, ये जो यूरेथ्रा है ये क्या करता है कि जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, जिसको काउपर्स ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, दोनों की सीक्रेशन, मतलब दोनों की सीक्रेशन को रिसीव करता है। कौन करता है रिसीव? यूरेथ्रा। क्लियर हुआ इतना? तो यूरेथ्रा क्या होता है कि कॉमन पाथवे होता है किसका? यूरिन का और सीमन का, किसके अंदर? मेल के अंदर। ठीक है, वही अगर हम फीमेल की बात करें तो यूरेथ्रा जो होता है फीमेल में वो शॉर्ट होता है, लेकिन मेल में कैसा होता है? लॉन्ग होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका डायग्राम। देखिए, ये है मेल यूरेथ्रा, ये होगी ब्लैडर, और यूराइनरी ब्लैडर से जो ट्यूब निकलती हैं, डक्ट निकल रही हैं, उसी को क्या कहा गया? यूरेथ्रा कहा गया। अब हम बात करते हैं कि जो यूरेथ्रा है, सुनिए सुनिए, जो यूरेथ्रा है उसके 3 हिस्से बना दिए गए। ठीक है, जो है यूरेथ्रा के 3 टाइप हो गए, वो डिपेंड करते हैं मतलब पोजीशन पे, क्योंकि यूरेथ्रा तो ब्लैडर से ही निकल के आ रहा है। देखो, यूरेथ्रा तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, यूरेथ्रा यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब जहाँ जहाँ, जैसे कि ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा क्यों कहा गया? क्योंकि ये प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे सिचुएटेड है, तो वहाँ की पोजीशन को प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहा गया। अब ये है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, तो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा किसको कहा गया? जो कि क्या कर रही है? मेम्ब्रेनस जो यूरेथ्रा है वो, उसको क्या कहा गया कि जो पार्ट जो है किसका? यूरेथ्रा का, वो एंटर कर रहा है कहाँ पे? पेनिस वाले रीजन में, उसको क्या कहा गया? पिनाइल यूरेथ्रा कहा गया। और अब आप देख पा रहे होंगे कि जो पिनाइल यूरेथ्रा है, ये देखो, ये क्या है? ये ज़्यादा बड़ा है। वहीं अगर हम बात करें प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा की तो वो कैसा है? 3 सेंटीमीटर का है, यानी जहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड सिचुएटेड है वहाँ का जो हिस्सा है यूरेथ्रा का, तो वो क्या कहलाया? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहा। पिनाइल यूरेथ्रा किसको कह दिया? जहाँ पे वो पेनिस के रीजन में आ रहा है। ठीक है, और जहाँ पर आपको काउपर्स ग्लैंड दिखाई दे रही है, यानी कौन सी ग्लैंड? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड दिखाई दे रही है, आप उसको किसके नाम से जान सकें? मतलब जो कॉपर्स ग्लैंड है। ठीक है, तो आप उसको मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के नाम से
जानते हैं। जो यूरेथ्रा उसमें पेनिस रीजन में एंटर कर रहा है उसको पेनाइल यूरेथ्रा का। क्यों? क्योंकि यूरेथ्रा जो है वो क्या है, दोनों का ही कॉमन पासेज है, यूरिन का और सीमेन का। तो ये 3 टाइप हो गए। क्लियर हुआ? तो अब ये बताएं कि जो प्रोस्थेटिक पार्ट है वो 3 सेंटीमीटर का हुआ, मेम्ब्रेनस पार्ट 2 सेंटीमीटर का हुआ और पिनाइल और स्पॉन्जी पार्ट 15 सेंटीमीटर का हुआ। अगर पूछा जाने लगे कि सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है यूरेथ्रा का, तो वो है पिनाइल यूरेथ्रा, और अगर शॉर्टेस्ट की बात की जाए तो वो है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। इतना क्लियर हुआ? अब आप देख रहे होंगे कि यूरेथ्रा की ओपनिंग, जो यूरेथ्रा है उसकी ओपनिंग यहाँ से हो रही है, जिसको यूरेथ्रल मीटस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है? यूरेथ्रल मीटस। अब जब यूरिन और सीमन दोनों ही एक साथ आते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? यूराइनोजेनाइटल। यूराइनोजेनाइटल, या तो आप इसको बोल दीजिए मीटस या बोल दीजिए ओरिफिस, दोनों एक ही मतलब है। ठीक है, तो ठीक है, तो यूराइनोजेनाइटल क्यों कहा? क्योंकि वहां से यूरिन भी आ रहा है और क्या आ रहा है, सीमन भी रिलीज हो रहा है, तो इसीलिए इसको यूराइनोजेनिटल मीटस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जो डक्ट क्या कर रही है, दोनों जो पाथ मतलब कॉमन डक्ट हो रही है जो कि कैरी कर रही है किसको? यूरिया को और सीमन को, तो उस डक्ट को बोलते हैं यूराइनोजेनिटल डक्ट। क्लियर हुआ? ठीक है, इतना क्लियर हो गया यूरेथ्रा के बारे में। अब हम बात करते हैं किसकी? पेनिस की, जो कि कॉपुलेटरी ऑर्गन है मैन का। कॉपुलेटरी और मतलब कॉपुलेटरी ऑर्गन का मतलब क्या है? जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में एंगेज होता है, उसी को बोला जाता है कॉपुलेटरी ऑर्गन। तो पेनिस जो है कॉपुलेटरी ऑर्गन है। वैसे तो पेनिस स्मॉल होता है, लेकिन जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होती है तो उस समय क्या होता है कि ये इरेक्ट हो जाता है और रेडी हो जाता है कॉपुलेशन के लिए। मतलब जो पेनिस के अंदर जो ब्लड वेजल्स हैं, वो जब सेक्सुअल अराउजमेंट होती है तो उस टाइम जो ब्लड वेजल्स पेनिस के अंदर प्रेजेंट होती हैं उनके अंदर ब्लड भर जाता है, और जो कि पेनिस को क्या करती हैं? इंसेमिनेट करती, रेडी करती हैं फ्लूइड को इंसेमिनेट करने के लिए, या बोल सकते हैं इजैकुलेट करने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? एनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड ग्लास पेनिस। जो एनलार्ज्ड एंड है पेनिस का उसको ग्लास पेनिस के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे देखेंगे किसके थ्रू? डायग्राम के थ्रू। अब हमने इसका क्या ले लिया है? डायग्राम ले लिया है किसका? पेनिस का। अब अगर हम बात करें तो इसमें जो है एक डोर्सल साइट होती है, एक वेंट्रल साइट है। डोर्सल का मतलब है पीछे वाला एरिया और वेंट्रल का मतलब है सामने वाला एरिया। तो जब हमने पेनिस को देखा तो जब डोर्सल रीजन पे देखा तो डोर्सल रीजन पे 2 टिश्यू पाए गए, 2 स्पॉन्जी टिश्यू मिले, जिसका नाम है कॉर्पस कैवियोसा। ठीक है, कॉर्पस कैवर्नोसम। तो ये जो आपको 2 टिश्यू दिखाई दिए ये डोर्सल साइट पे दिखाई दिए। वहीं अगर हम बात करें वेंट्रल साइट पर, तो वेंट्रल साइट पर ये दिखाई दिया कॉर्पस स्पॉन्जिसम। यानी एक तो पीछे वाली साइड, एक सामने वाली। जब पेनिस को आपने सी सेक्शन देखा तो पेनिस जो है डोर्सल साइट में उसके पास पेनिस में 2 स्पॉन्जी टिश्यू मिले, जिसका नाम है कॉर्पस कैवर्नोसम, और वेंट्रल साइड पे मिला एक टिश्यू जिसका नाम है कॉर्पस स्पॉन्जिसम। ठीक है, कॉर्पस स्पॉन्जिसम जो है यहीं से जो है यूरेथ्रा पास होता है। मतलब यूरेथ्रा जो है यहीं जो है एंड मतलब कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कॉर्पस स्पॉन्जिसम के अंदर ही, मतलब यूरेथ्रा जो है यहीं से पासिस होता है। ठीक है, अब हम बात करें ये जो कॉर्पस स्पॉन्जिसम है इसकी जो टिप होती है वो थोड़ी एनलार्ज हो जाती है। ठीक है, एनलार्ज होने के बाद क्या होती है? वो एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको कहा जाता है ग्लास पेनिस। देखो इस तरीके से। इतना क्लियर हुआ? यानी जब हमने पेनिस का सी सेक्शन देखा उसको, तो उसमें क्या मिला? डोर्सल साइट, वेंट्रल साइट। तो डोर्सल साइट मतलब जो पीछे वाली है उसमें 2 टिश्यू, जो सामने वाली है उसमें एक टिश्यू मिला, कॉर्पस स्पॉन्जिसम। यही यूरेथ्रा पास होता है यहीं से, कॉर्पस स्पॉन्जिसम से ही। और जो कॉर्पस स्पॉन्जिसम है वो अपनी टिप से, मतलब जो उसका टिप वाला एरिया है वो थोड़ा एनलार्ज हो जाता है और क्या बनाता है? ग्लास पेनिस स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। कैसे? देखिए डायग्राम के थ्रू, देखिए किस तरीके से फॉर्म करता है। ये देखिए, ठीक है, ये क्या है?
कॉर्पस स्पोंजिसम। ये कॉर्पस स्पोंजिसम ही क्या कर रहा है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है जिसको कहते हैं ग्लास पेनिस। ठीक है, अब हम बात करें तो ये ग्लास पेनिस है ना, इसके ऊपर भी एक क्या होती है, हम बोल सकते हैं कि फोल्ड होती है स्किन का, जिसको फोरस्किन के नाम से जाना जाता है। यानी ग्लास पेनिस जो कॉर्पस स्पोंजिसम से बना, इसमें भी एक रिटेक्टाइल फोल्ड होती है स्किन की, जिसको फोरस्किन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से, फोरस्किन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ। और अगर हम बात करें, इस फोर स्किन में भी एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको ग्लैंड ऑफ टायसन कहा जाता है। देखिए, एट द टिप ऑफ कॉर्पस स्पोंजिसम एनलार्ज हो जाता है और ग्लास पेनिस बना लेता है। अब ग्लास पेनिस जो होता है लूज फोल्ड से कवर होता है, जिसको फोरस्किन के नाम से जाना जाता है, और या आप इसको जान सकते हैं प्रीप्यूज के नाम से। ठीक है, किसके नाम से भी और जान सकते हैं, प्रीप्यूज, PREPUC। ठीक है, या तो फोरस्किन बोलिए या प्रीप्यूज बोलिए। अब फोर स्किन के अंदर भी एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि इसको टिप को सराउंड करके रखती है, उसका नाम है ग्लैंड ऑफ टायसन, और ग्लैंड ऑफ टायसन को प्रीप्यूटियल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये जो ग्लैंड ऑफ टायसन है ये सिक्रेशन रिलीज करती है, यानी जो ग्लैंड ऑफ टायसन है इससे सिक्रेशन जो है अपनी छोड़ती है, और इस सिक्रेशन को क्या कहा जाता है, स्मैग्मा, SMEGMA। क्या कहा जाता है, स्मैग्मा। यानी जो सिक्रेशन ग्लैंड ऑफ टायसन से सिक्रेट होती है उसको स्मैग्मा कहा जाता है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फ्लड जो मतलब रिलीज हो रहा है उसको स्मैग्मा कहा जाता है। ठीक है, अब हमने बात करी थी कि जब सर्जिकल रिमूवल की बात करी थी, जब टेस्टिस को रिमूव कर देते हैं, हमने पढ़ा था ना पीछे। तो यहाँ पे ये जो फोरस्किन है जो कि किसकी है, फोल्ड जो है स्किन का, जिसको फोरस्किन के नाम से जाना गया या प्रीप्यूज के नाम से जाना गया, जब इसको सर्जिकल रिमूव कर देते हैं तो इसको किसके नाम से जाना जाता है, सर्कमसिजन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ। तो हमने सेकेंडरी वाले में जो है एक्सटर्नल जेनिटिलिया पेनिस के बारे में कंप्लीट कर लिया, यूरेथ्रा। अब हम बात करते हैं एसेसरी ग्लैंड। ठीक है, एसेसरी ग्लैंड की बात करते हैं तो सबसे पहले आती है सेमिनल वेसाइकल। तो सेमिनल वेसाइकल जो कि एक ग्लैंड सिचुएटेड थी, जो कि मतलब कैसी होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये क्या सीक्रेट करती है, तो ये फ्रक्टोज को, जो कि एक शुगर है, इनोसिटोल जो कि ये भी एक टाइप की शुगर है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, क्लॉटिंग प्रोटीन, तो ये सब क्या करती है, रिलीज करती है। क्योंकि जो सेमिनिकल वेसाइकल है ये भी क्या कर रही है, क्योंकि जो सीमन बनता है वो कैसे बनता है, स्पर्म होते हैं और उसमें जितनी भी ग्लैंड होती हैं उनकी सीक्रेशन प्रेजेंट होती हैं, है ना। तो फ्रक्टोज जो कि शुगर है ये भी नरिशमेंट के लिए स्पर्म को दी जाती हैं। तो यहाँ से जो सेमिनिकल वेसाइकल है वो क्या सीक्रेट करती हैं, फ्रक्टोज, इनोसिटोल, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और क्लोटिंग प्रोटीन। वहीं अगर हम बात करें जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड में सीक्रेशन किसकी होती है, कैल्शियम की होती है, फॉस्फोर की, सिट्रेट की और फिब्रोलाइसिन की जो है सिक्रेशन होती है प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना वो क्या करती है, एल्कलाइन बनाती है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सिक्रेशन है वो सीमेन को क्या करती है, एल्कलाइन बनाती है। ठीक है, देखो ये क्या करती है, जब यूरिन आता है तो वो यूरेथ्रा से ही पास होता है और सीमन भी यूरेथ्रा से पास होता है। यूरिन क्या होता है, थोड़ा एसिडिक नेचर का होता है ना, तो एसिड और एल्कलाइन मिलकर तो न्यूट्रलाइज होते हैं। तो जो यूरेथ्रा है उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या काम होता है, एल्कलाइन जो है प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया, जिससे कि जो यूरेथ्रा है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। और अगर हम बात करें कि जब प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लेमिनेशन हो गई, सपोज करिए कि अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लेमिनेशन हो गया तो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा प्रोस्टाटिटिस। ठीक है, ये एक्सटर्न मतलब जो है थोड़ी मतलब जानकारी ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कापर्स ग्लैंड, तो कापर्स ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस, अल्कलाइन मीडियम और बेसिक पर्पस जो होता है ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो ये ग्लैंड हैं जिनकी सिक्रेशन के बारे में बताया गया है। फिर अगर हम बात करें सीमन की, सीमन क्या होता है, ठीक है, तो अगर हम बात करें सीमन क्या होता है, तो सेमिनल फ्लूइड और स्पर्म का मिक्सचर होता है। सेमिनल फ्लूइड क्या होता है, जितनी भी डक्ट होती है उनकी सिक्रेशन।
एवरेज वॉल्यूम इज 2.5 से 5 ml विद स्पर्म काउंट ऑफ 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स। कहने का मतलब क्या है कि एवरेज वॉल्यूम कितना होता है स्पर्म का, 2.5 से 5 ml होता है, उसके अंदर स्पर्म काउंट कितनी होती है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। ठीक है, स्पर्म और क्या होता है, नेचर कैसा होता है इनका, अल्कलाइन होता है, यानी 7.2 से 7.7 जो है होता है। ठीक है, अगर कहें कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि अगर पूछा जाए कि जैसे कि 100% ले लीजिए कि जो ये है फ्लूइड है आपका 100% है, रिलीज हो रहा है ना, 2.5 से 5 ml को हमने 100% कंसीडर कर लिया है, तो जब ये सीमन है 100% तो उसमें से 60%, ठीक है, तो 60% के पास जो है स्पर्म के पास नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए, और उन 60% में से 40% के पास विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, यानी अगर हम बात करें आउट ऑफ एटलीस्ट 60% जो स्पर्म है उनके पास नॉर्मल शेप होनी चाहिए साइज, और उनमें से 60% में से भी 40% के पास विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, जब स्पर्म इजैकुलेट, ठीक है, तो कितना बताया कि कम से कम 60% की स्पर्म तो बिल्कुल प्रॉपर शेप वगैरह में होनी चाहिए, और 60% में से ही 40% के पास विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। नेचर कैसा होता है सीमन का, अल्कलाइन होता है, 7.2 से 7.7। फिर अगर हम बात करें ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है कि जब हमने बात करी कि स्पर्म काउंट जो होता है 200 से 300 मिलियन होता है, लेकिन अगर हम 1 ml की बात करें तो 1 ml में अप्रोक्सीमेट 100 मिलियन बन रहा है, तो अगर 1 ml में 20 मिलियन मतलब से भी कम रह गया स्पर्म की काउंट, तो उसको कहा जाएगा ओलिगोस्पर्मिया, और यही बिगेस्ट रीजन होता है किसका, उसका इनफर्टिलिटी का। ठीक है, फिर अगर हम बात करें एजोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है कि सीमन ही नहीं है, एब्सेंस ऑफ सीमन, तो उसको क्या कहा जाएगा, एजोस्पर्मिया। वहीं अगर हम बात करें टेराटोजोस्पर्मिया, तो इसका मतलब क्या है कि स्पर्म विद एबनॉर्मल, मतलब उनकी मॉर्फोलॉजी जो है वो कैसी है, पूरी ठीक नहीं है, एबनॉर्मल है। फिर अगर हम बात करें एस्थेनोस्पर्मिया, इसमें क्या होता है कि स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो कम है, तो उसको बोला जाता है एस्थेनोस्पर्मिया। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं सीमन के स्पर्म जो है उसके स्ट्रक्चर की। तो स्पर्म में 3 हिस्से होते हैं, हेड, मिडल पीस और टेल। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो इसके हेड पे क्या प्रेजेंट है, एक्रोसोम प्रेजेंट है। एक्रोसोम क्या है कि मॉडिफाइड गोल्गी से बना होता है, जो कि टिप ऑफ हेड पर प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो एक्रोसोम के पास जो एंजाइम है ना, जो एक्रोसोम के पास एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, जो स्पर्म है उसको ओवम में एंटर करने के लिए क्या करते हैं, ओवम में एंटर करने के लिए हेल्प करते हैं, कौन, एक्रोसोम के पास जो एंजाइम है। अगर हम बात करें स्पर्मलाइसिस, एक होता है स्पर्मलाइसिस, SPERMLYSIS। स्पर्मलाइसिस का मतलब क्या होता है कि जब एंट्री हो जाती है ओवा के अंदर तो उसको स्पर्मलाइसिस कहा जाता है। अगर हम बात करें जेनेटिक मटेरियल की, तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो हेड में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, और 23 क्रोमोसोम्स होता है, यानी हेप्लॉइड होता है। क्रोमेटिन मटेरियल के पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक की बात करें तो 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, नेक में 2 सेंट्रियोल्स हैं, एक इधर एक इधर, 2 सेंट्रियोल्स हैं। एक को कहा जाता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जो कि पास वाला है, और जो दूर वाला है उसको कहा जाता है डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, डिस्टल जो सेंट्रियोल है फिलामेंट बनाने का काम करते हैं, और जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हैं ये क्लीवेज में हेल्प करते हैं। वहीं अगर हम मिडल पीस की बात करें तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि स्पाइरली अरेंज्ड होता है ना, 20 से 30 के अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो कि मोटिलिटी करने के लिए स्पर्म को क्या करता है, एनर्जी देता है। फिर टेल है फ्लैजिलम, जो कि क्या करती है, फ्लैजिलम क्या करती है कि स्पर्म को स्विम करने का कारण जो है वो कौन है, फ्लैजिलम यानी टेल। ठीक है, तो ये था आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमने ग्लैंड वगैरह के बारे में भी पढ़ लिया है, यूरेथ्रा, एक्सटर्नल जेनिटिलिया, पेनिस भी कवर कर लिया। अब हम थोड़ा एनसीईआरटी की तरफ देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है, रिवीजन भी हो जाएगा और कवर भी हो जाएगा। तो एनसीईआरटी की बात करते हैं तो इसमें बताया गया कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको स्कॉटम कहा जाता है।
तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें बताया गया कि टेस्टिस जो होती हैं पेयर्ड में होती हैं, इसके साथ साथ एसेसरी डक्ट्स भी होती हैं, ग्लैंड्स भी होती हैं और एक्सटर्नल जेनिटिलिया भी। ग्लैंड्स जो कि सेमिनल वेसाइकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, काउपर्स या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। एक्सटर्नल जेनिटिलिया पेनिस के बारे में भी हम कवर कर चुके हैं। जो कि यूरेथ्रा है उसके बारे में भी हमने कवर कर लिया है। तो अब हम थोड़ा देखते हैं जल्दी से क्या क्या है। तो टेस्टिस जो है वो क्या थी, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होती हैं, जैसे पाउच के स्ट्रक्चर में, जिसको स्कॉर्टम कहा जाता है। क्यों सिचुएटेड होती हैं? क्योंकि इन्हें स्पर्म बनाने के लिए टेम्परेचर जो है 2 से 2.5 डिग्री बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए होता है, तो इसलिए बाहर सिचुएटेड होती हैं। जो टेस्टिस होती हैं वो ओवल शेप में होती हैं। लेंथ की बात करें तो 4 से 5 सेंटीमीटर होती हैं और विड्थ की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर होती हैं। जो टेस्टिस होती हैं, हमने लेयर की बात करी थी कि 3 लेयर से कवर होती हैं और हर एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं। वो कौन सी लेयर बनाती है टेस्टिस को कवर करने वाली? टेस्टिस एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। और उन्हीं जो कंपार्टमेंट बना रही है 250, उन्हीं को क्या कहा जाता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के नाम से जाना जाता है। यही तो पढ़ा था हमने। जितनी भी कंपार्टमेंट बनी उसको किसके नाम से जाना जाता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल के नाम से जाना जाता है। और उन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती हैं, जिनकी संख्या 1 से 3 होती है, जिसमें स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को, जब हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को देखा था तो उसमें हमने सेल पाई थी। इंटरस्टिशियल स्पेस में लाइडिंग सेल प्रेजेंट होती हैं। हमने स्पर्मेटोगोनी के बारे में पढ़ा, नर्व सेल के बारे में पढ़ा, है ना। तो इसमें भी यही बोला हुआ है कि ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को है 2 टाइप ऑफ सेल से लाइन किया जाता है, जो उसके अंदर प्रेजेंट होती है। मेल जर्म सेल, जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है, और सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया वही है कि मायोटिक डिवीजन के थ्रू जो है क्या करती है? स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, लेकिन जो स्पर्म बने उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम कौन करती है? सर्टोली सेल करती है, ठीक है। द रीजन आउटसाइड द, हाँ, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाला रीजन होता है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है, जिसके अंदर लाइडिंग सेल प्रेजेंट होती हैं और वो क्या करती हैं? टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करती है। अभी तो हमने पढ़ा था सर्टोली सेल क्या कर रही थी? एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर भी रिलीज करती हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन को वहां से बाइंड करने का काम करती हैं लाके। लाइडिंग सेल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसको एंड्रोजन कहा जाता है, जो कि अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल से बचाने का काम भी कौन कर रही थी? स्पर्म को सर्टोली सेल कर रही थी। फिर हम बात करें जो मेल सेक्स एसेसरी डक्ट हैं, जिसमें रेटिटेस्टिस, वास एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस और वास डेफरेंसिस। फिर हमने पढ़ा कि हमने पढ़ा था कि जो थोड़ी देर के लिए जो स्टोर करने का काम होता है स्पर्म को, और उसको थोड़ा मैच्योरिटी प्रोवाइड करने का काम कौन करती हैं? एपिडिडाइमस करती हैं, ठीक है। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा एफ्रेंशिया। हाँ, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं वो किस में ओपन हो जाती हैं? वासा एफ्रेंशिया में। और किसके थ्रू? रेटिटेस्टिस के थ्रू। द वासा एफ्रेंशिया फिर एपिडिडाइमस बनाता है। एपिडिडाइमस जो होता है वो क्या होता है? इसमें 3 पोर्शन हमने पढ़े थे एपिडिडाइमस में, है ना। हेड पार्ट पढ़ा था एपिडिडाइमस का, मिडल और टेल पार्ट। फिर उसके बाद जो है वास डेफरेंस बना लिया था, और वो जो वास डेफरेंस है वो लूप हो जाता है यूराइनल ब्लैडर के ऊपर को। फिर हमने यूराइनली ब्लैडर से फिर एक डक्ट निकलती है जिसको यूरेथ्रा कहा जाता है। फिर क्योंकि यूरेथ्रा क्या है? सीमेन का और यूरिन का दोनों का एक कॉमन पासेज है, तो जो सीमेन जब जाता है तो वो जैसे वहाँ पे ग्लैंड पड़ती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड है, कॉर्पस ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल है, तो उनकी सीक्रेशन को भी लेता जाता है, ठीक है। तो द एपिडिडाइमस लेड्स टू वास डेफरेंस डेट असेंड टू द मतलब एब्डोमिनल से होते हुए ऊपर को यूरिनल ब्लैडर के चारों तरफ लूप बना लेती है। इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल, हाँ, जो वो क्या करती है? जो यूरेथ्रा जो एक डक्ट बनी है वो क्या करती है? सेमिनिकल वेसाइकल से भी डक्ट लेती है, मतलब वो क्या करती है? अपनी सीक्रेशन रिसीव करती है और वो यूरेथ्रा में ओपन हो जाती है, जिसको इजैकुलेटरी डक्ट के नाम से जाना जाता है। दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। हाँ, तो ये क्या करती हैं? ये डक्ट जो है वो स्पर्म को बाहर की तरफ, मतलब टेस्टिस से बाहर की तरफ क्या करती है? यूरेथ्रा में ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। कौन? इजैकुलेटरी डक्ट। क्योंकि इजैकुलेटरी डक्ट क्या, जब उसने किसका सेमिनिकल वेसाइकल का और प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रेशन रिसीव करा, तो वो क्या कहलाई? इजैकुलेटरी डक्ट कहलाई। यही तो हमने पढ़ा था। इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो कब कहलाती है? इजैकुलेटरी डक्ट कब कहलाती है? क्योंकि एपिडिडाइमस के बारे में हमने पढ़ लिया था। एपिडिडाइमस के बाद वास डेफरेंस जाती है। वास डेफरेंस के बाद वो क्या होती है? एब्डोमिनल में ऊपर होते ही यूराइनल ब्लैडर को कवर करती है। यूराइनली ब्लैडर के बाहर वो ही वास डेफरेंस जो है, जो यूराइनली ब्लैडर को कवलूप कर रही है, और वो ही डक्ट जो वास डेफरेंस वाली है वो इजैकुलेटरी डक्ट कब बनती है? जब वो सेमिनिकल वेसाइकल की सीक्रेशन को रिसीव करती है, और वो इजैकुलेटरी डक्ट फिर यूरेथ्रा से ओपन हो जाती है, यूरेथ्रा में,
ठीक है। और यही डक्ट क्या करती है, अंदर से ही तो यही तो डक्ट जो है क्या कर रही थी, स्पर्म को ला रही है और बाहर जो है टेस्टिस से बाहर लाने का काम कर रही है, यूरेथ्रा में दे रही है। ठीक है। द यूरेथ्रा जो है यूराइनल ब्लैडर से डक्ट निकलती है, उसको यूरेथ्रा कहा जाता है, और वो क्या होता है, पेनिस तक एक्सटेंड होता है। और हमने बोला था कि जो एक यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है उसको यूरेथ्रल मीटस के नाम से भी जाना जाता है, ये यूराइनोजेनिटल मीटस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वहां से यूरिन भी निकलता है, वहां से सीमन भी निकलता है। ठीक है। द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, पेनिस जो है मेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। द एनलार्ज, फिर हमने बात करी थी कि जो एनलार्ज एंड होता है जो कि पेनिस का, उसको ग्लास पेनिस कहा जाता है। यही तो पड़ा, ग्लास पेनिस के ऊपर भी एक स्किन होती है जिसको फॉर स्किन कहा जाता है। फॉर स्किन के अंदर भी एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको ग्लैंड ऑफ टाइसन कहा जाता है। ये जो ग्लैंड ऑफ टाइसन है ये क्या काम कर रही थी, ये सिक्रेशन रिलीज कर रही थी, जिसको किसके नाम से जाना जा रहा था, स्मैग्मा के नाम से। फिर बताया का द मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड पेयर्ड हैं सेमिनल वेसाइकल, जो कि दो होती हैं पत्तियों के शेप में। फिर एक प्रोस्टेट ग्लैंड है और एक बल्बोरेथ्रल ग्लैंड का भी पेयर्ड होता है। यानी केबल प्रोस्टेट ग्लैंड एक होती है, सेमिनिकल वेसाइकल दो होती हैं, बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसको काउपर्स ग्लैंड कहते हैं दो होती हैं। ठीक है। अभी हमने सीक्रेशन की बात भी कर ली कि क्या क्या सीक्रेट करती हैं। तो सीक्रेशन जो होता है इन ग्लैंड का, कंस्टिट्यूट द सेमिनिकल प्लाज्मा, ये क्या बनाता है, जो इन सबकी ग्लैंड का जो सीक्रेशन होता है वो सेमिनल प्लाज्मा बनाता है, जिसके अंदर फ्रक्टोज भी होता है, कैल्शियम भी होता है और कुछ एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं। और जो जो काउपर्स ग्लैंड है उसकी सीक्रेशन का क्या काम होता है, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करने का। किसको, पेनिस को। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आई होप सभी को समझ आया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखना, क्योंकि सभी के लिए न्यू टॉपिक है। तो आई होप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरी लाइक करना, शेयर करना।